न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचना। सुपरफास्ट 100 खबरों की शुरुआत करेंगे और अगले आधे घंटे आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जी हां, और मैं हूं राजीव शर्मा। बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं निर्भया गैंगरेप केस से। निर्भया गैंगरेप केस में 4 दोषियों की सजा का ऐलान आज होगा। मंगलवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में इन चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। रेप, हत्या समेत इन चारों पर लगी सभी धाराओं के तहत इन्हें कोर्ट ने दोषी माना और अब सजा की बारी है। साकेत कोर्ट में इन चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। रेप, हत्या समेत इन चारों पर लगी सभी धाराओं के तहत इन्हें कोर्ट ने दोषी माना और अब सजा की बारी है। विजय कुमार शर्मा, पवन गुप्ता और सभी सेक्शन में जो जांच के समय फ्रेम की गई थी उन सभी में जज साहब ने दोषी माना है। कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गुमेंट होगी, जिससे ये पता चल सके कि उसको कितनी सजा और कैसे। निर्भया केस के बारे में साकेत कोर्ट ने कहा कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। जज ने फैसले में लिखा कि रेप के लिए एक असहाय लड़की का मर्डर किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि लड़की को इसलिए अंदरूनी और बाहरी चोट पहुंचाई गई ताकि उसकी मौत हो सके। निर्भया गैंगरेप केस में जिन 4 को दोषी करार दिया गया उनमें विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार के नाम शामिल हैं। इन सभी पर रेप, हत्या के मकसद से अगवा करना और लूटपाट करने का दोष साबित हो चुका है। निर्भया गैंगरेप केस में कुल 6 आरोपी बनाए गए थे। पहला आरोपी राम सिंह था, जिसने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली। इसके अलावा मुकेश, विनय शर्मा, पवन कुमार उर्फ कालू और अक्षय ठाकुर दोषी करार दिए जा चुके हैं। केस का छठा आरोपी एक नाबालिग था, जिसे 3 साल की सजा हो चुकी है। 16 दिसंबर की रात निर्भया अपने दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत से सिनेमा देखकर अपने घर के लिए निकली थी। मुनीरका से निर्भया और उसके दोस्त ने एक बस पकड़ी, जिसमें ये 6 दरिंदे सवार थे। इन दरिंदों ने निर्भया के साथ चलती बस में रेप किया और फिर बस से बाहर फेंक दिया। निर्भया के पिता ने कहा कि चारों गुनहगारों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। कम से कम इन दरिंदों को तो फांसी ही होनी चाहिए। फांसी के अलावा कुछ भी नहीं। अगर फांसी के अलावा कुछ और हुआ तो हमें नामंजूर है ये फैसला। निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा ही मिलेगी। हमें तो बहुत उम्मीद है। हमें तो उम्मीद है कि उनको फांसी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा बर्बरता की, ऐसी दरिंदगी की है, तो इस दरिंदगी की तो सजा फांसी के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। निर्भया गैंगरेप के गुनहगार अक्षय ठाकुर के घरवाले उसे निर्दोष बता रहे हैं। दोषी करार दिए जाने की खबर मिलते ही बिहार के औरंगाबाद में रहने वाले अक्षय के परिजन सख्ते में आ गए। अक्षय की पत्नी ने भी अपने पति को बेगुनाह कहा। गैंगरेप के गुनहगार दिल्ली के जिस रविदास कैंप में रहते थे, वहां के लोग भी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी निर्भया के गुनहगारों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं गुनहगारों के घरों में अब तक ताला लटका हुआ है। निर्भया गैंगरेप की वारदात के दौरान केंद्रीय गृह सचिव रहे आर.के. सिंह ने चारों गुनहगारों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने कहा कि निर्भया गैंगरेप के गुनहगारों को उम्र कैद नहीं बल्कि सीधे सीधे फांसी की सजा सुनाई जाए। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मांगता, इनको लाइफ डेथ पेनल्टी देनी है, क्योंकि ये क्राइम सिर्फ उस लड़की के साथ नहीं हुआ है, ये हर औरत के ऊपर हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि सबूत इतने मजबूत थे कि इन चारों को दोषी करार दिया जाना ही था। उन्होंने अब इन गुनहगारों के लिए सख्त सजा की मांग की है। निर्भया के गुनहगारों को दोषी करार दिए जाने पर समाज सेवियों ने भी खुशी जाहिर की है। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी ने कहा कि इन्हें अब कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में आरोपियों के दोषी करार दिए जाने के बाद पटना में महिलाओं ने उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि उन्हें ऐसी सजा दी जाए जो मिसाल बन जाए और अपराधी इस तरह का अपराध करने से पहले कांप उठे। पूरा देश चाहता है कि निर्भया को इंसाफ मिले और दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा। गाजियाबाद के लोगों ने कहा कि दोषियों को फांसी पर लटकाया जाए। गैंगरेप वगैरह कर रहे हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी के सिवाय और किसी चीज की सजा नहीं होनी चाहिए। आज से फिर से केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू हो रही है। उत्तराखंड आपदा के 86 दिन बाद केदारनाथ धाम में एक बार फिर
पूजा शुरू होगी। आपदा में ध्वस्त हो चुकी पानी, बिजली और संचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। आज की पूजा में मुख्यमंत्री समेत 142 लोग शामिल होंगे, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचाया जाएगा। केदारनाथ मंदिर में होने वाली पूजा में शामिल होने के लिए 142 लोगों को पास जारी किए गए हैं। इसमें 7 तीर्थ पुरोहितों समेत मंदिर समिति के 24, पुलिस के 40, राजस्व के 15 और दूरसंचार, पेयजल, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। पूजा और मंदिर की सजावट के लिए 400 किलो फूल केदारनाथ धाम भेजे गए हैं। पूजा से पहले 11 सितंबर को मंदिर में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पहले शुद्धिकरण होगा। इसके बाद विधि विधान से पूजा शुरू होगी। उत्तराखंड में केदारनाथ पूजा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने चुनिंदा लोगों के पूजा में शामिल होने की बात का विरोध करते हुए कहा कि सरकारी पूजा है और सरकार की रोक के बावजूद वो खुद केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ धाम में आज से सिर्फ पूजा शुरू होगी। केदारनाथ यात्रा कब से शुरू की जा सकती है, इसका फैसला 30 सितंबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। फिलहाल आम लोगों के केदारनाथ धाम में जाने पर रोक है। केदारनाथ मंदिर को बचाने वाली दिव्य शिला नहीं हटाई जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि 40 फीट लंबी शिला को सहेज कर रखा जाएगा। पुरातत्व विभाग इस शिला को सहेज कर रखेगा। प्राकृतिक आपदा के समय इस शिला ने मंदिर की ओर आने वाले पानी का बहाव रोका था। एक तरफ उत्तराखंड सरकार केदारनाथ में पूजा कराने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस विभाग के ऑपरेशन में अभी भी लाशें निकाली जा रही हैं। ऑपरेशन 2 में अभी तक 166 के करीब शव निकाले जा चुके हैं। 30 सितंबर तक केदारनाथ तक सड़क बन जाएगी, जिसके बाद दिवाली तक यहां श्रद्धालु भी दर्शन करने आ सकेंगे। संत समाज आज से होने वाली केदारनाथ पूजा के विरोध में है। साधु संतों का आरोप है कि सरकार जल्दबाजी में पूजा करवा रही है। आज की पूजा को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। केदार सभा ने पूजा में स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों को शामिल न करने के विरोध में परंपरागत पैदल मार्ग से यह केदारनाथ कूच का ऐलान किया है। उत्तराखंड त्रासदी में तबाह हुए उत्तरकाशी को बसाने के लिए फेडरल बैंक ने भी पहल की है। बैंक के अधिकारियों ने डीएम से मिलकर कुछ गांवों को बसाने की पेशकश की। खबर मुजफ्फरनगर से, यहां हालात सुधर रहे हैं। बीती शाम कर्फ्यू में ढील दी गई। सांप्रदायिक तनाव की वजह से मुजफ्फरनगर में पिछले 4 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। मुजफ्फरनगर में हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू के चलते परेशान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बंटवाई। इस दौरान लोगों का मेडिकल चेकअप भी किया गया और दवाइयां भी बांटी गई। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा को लेकर एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार का बचाव किया। उन्होंने इसे जातीय संघर्ष बताते हुए कहा कि घटना दुखद है और अब हालात काबू में हैं। मुजफ्फरनगर में फिलहाल कहीं से भी हिंसा की खबरें नहीं है। सेना और पुलिस के जवान पूरी चौकसी बरत रहे हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर आर.के. विश्वकर्मा का कहना है कि हुड़दंगियों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर की हिंसा में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजफ्फरनगर में सेना के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। शहरी इलाकों में तो हालात काबू में है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति सुधारने के लिए और वक्त लग सकता है। मुजफ्फरनगर हिंसा के दौरान शिखेड़ा गांव में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े, लेकिन वहां अब हालात बदल रहे हैं। इंडिया न्यूज एक मदरसे में पहुंचा और तनाव के इस माहौल में बच्चों से बात की। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट 12 सितंबर को सुनवाई करेगी। मुजफ्फरनगर हिंसा के मामले को लेकर बीजेपी के एक डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने राज्यपाल से यूपी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। मुजफ्फरनगर में अमन चैन बहाली के लिए अब धर्मगुरु सामने आए हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि मुजफ्फरनगर की धरती पर जो कुछ हुआ वो सियासी चाल का हिस्सा है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए बीजेपी और एसपी को जिम्मेदार ठहराया है।
मुजफ्फरनगर हिंसा में केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर की घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत पर मुकदमा दर्ज किया है। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के बाद शामली के लोगों में भी खौफ का आलम है। लोग घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। शामली में दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग के बाद सूबे के एडीजी अरुण कुमार ने इलाके का दौरा किया। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद सहारनपुर में 206, शामली में 106, मुजफ्फरनगर में 244, मेरठ में 76 और बुलंदशहर में 1872 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब तक हथियारों के साथ ही 1700 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। बागपत में बिगड़ते माहौल को ठीक करने के लिए पुलिस अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। लोगों से अमन चैन बहाल रखने की अपील की जा रही है और सैनिक बलों की टुकड़ियां भी फ्लैग मार्च कर रही हैं। कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमन चैन की दुआ करते हुए विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पंडाल सजाया। मुजफ्फरनगर में बिगड़ते हालात के बाद हर तरफ शांति के लिए दुआ की जा रही है और भाईचारे के लिए फिर से कायम होने के लिए प्रार्थना हर तरफ की जा रही है। जोधपुर जेल में बंद आसाराम को जब मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल लाया गया तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आपने आसाराम की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी होगी। बिखरे बाल, चेहरे पर हताशा और डर का भाव। ये तस्वीरें तब की हैं जब आसाराम को एमआरआई टेस्ट के लिए लाया गया। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। अहमदाबाद के वासना इलाके में आसाराम की राजदार शिल्पी का घर खाली पड़ा हुआ है। आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी यहां 5-6 लड़कियों के साथ रहती थी, लेकिन आरोप लगने के दिन से सभी यहां से लापता हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में सरकारी अमले ने आसाराम के आश्रम की जमीन का जायजा लिया और नपाई की। सरकारी अमले में राजस्व अधिकारी और पटवारी शामिल थे। यहां किसानों ने आसाराम पर उनकी जमीन कब्जा कर आश्रम बनाने का आरोप लगाया। राजस्थान के भरतपुर में आसाराम के आश्रम में अब शिक्षा की घंटी गूंजेगी। कलेक्टर के आदेश पर राजकीय महाराजा बदन सिंह स्कूल का नया भवन बनने तक पढ़ाई का काम आसाराम के आश्रम में ही होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उदयपुर दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां के सलूम्बर में राहुल गांधी करीब 11 बजे रैली को संबोधित करेंगे। उदयपुर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में रैली करने वाले नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि रैली में कितनी भीड़ आई इससे ज्यादा जरूरी है कि भीड़ अपने साथ ले क्या जाती है। दिल्ली की पुनर्वास कॉलोनियों के लोगों को लंबे इंतजार के बाद अपने मकानों का मालिकाना हक मिल गया। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 45 कॉलोनियों के लोगों को उनके घर के कागज सौंपे। इस दौरान राहुल गांधी ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि दूसरे दल विकास की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार अधिकार की बात करती है। हारवाणी के मन में भले ही मोदी को लेकर हिचकिचाहट हो, लेकिन पीएम कैंडिडेट के रूप में बीजेपी मोदी का नाम फाइल कर चुकी है। 13 सितंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट की मुहर लग जाएगी। इंडिया न्यूज पहले ही बता चुका था कि पितृपक्ष से पहले नरेंद्र मोदी की ताजपोशी तय है। दिल्ली में संघ और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक के बाद भी इसके संकेत मिल गए थे। बीजेपी से पीएम पद के दावेदार माने जा रहे नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने शेख चिल्ली करार दिया है। पीएम पद के दावेदार माने जा रहे नरेंद्र मोदी पर कांग्रेसी नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने निशाना साधा। मोदी को दंगा कराने का आरोपी बताते हुए उन्होंने कहा कि अगले पीएम राहुल गांधी ही बनेंगे। मोदी की जयपुर रैली में ड्रेस कोड के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुंचे। मुस्लिम महिलाएं बुर्के में और जबकि मुस्लिम पुरुष टोपी लगाकर आए। दरअसल बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के लोग टोपी और बुर्के में आने के लिए कहा था। इसके पीछे ये दिखाना था कि मोदी को मुस्लिमों का भी समर्थन है। मोदी की सभा के लिए मुस्लिमों के ड्रेस कोड पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि बुर्का और टोपी पहनकर आने को कहना ड्रेस कोड है या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स।
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर सीधा निशाना साधा है। शरद पवार ने कहा कि फाइल पर साइन करने के लिए मुख्यमंत्री के हाथ कांपते हैं। 3-3 महीने से फाइलें लटकी पड़ी हैं। फाइलों पर साइन करने में मुख्यमंत्री को 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इलेक्शन डांस किया। दिलेर मेहंदी की धुनों पर शीला दीक्षित ने ऐसे ठुमके लगाए कि लोग देखते ही रह गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला हवा में हाथ लहराती। मध्य प्रदेश बीजेपी के हमले से घिरी कांग्रेस ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ग्वालियर में कांग्रेसी विधायक लाखन सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं पर पागलपन का भूत सवार है और उनका पेज भी ढीला हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने शिवराज सरकार पर हल्ला बोला है। प्रेमचंद ने कहा कि शिवराज मामा है और उनके मंत्री चंदा मामा जो चंदा वसूल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने शिवराज सरकार पर हल्ला बोला है। प्रेमचंद ने कहा कि शिवराज मामा है और उनके मंत्री चंदा मामा जो चंदा वसूली का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता भी कांग्रेस पर चुटीले तीर छोड़ने में लगे हुए हैं। सांसद रमेश बैस ने कहा कि कांग्रेस बैठक तो करेगी लेकिन चुनावों के लिए नहीं बल्कि अजीत जोगी को साइडलाइन करने के लिए। रायपुर पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर बरसीं। शोभा ओझा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा में फिसड्डी साबित हुई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए नकली लाल किला बनाकर भाषण देना एक बड़े राजनीतिक को शोभा नहीं देता। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बिहार में उद्योगों की कमी के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए मोदी ने कहा कि उनकी नीतियों में कई खामियां हैं। केंद्र सरकार की ओर से पास हुए भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर झारखंड सरकार पशुपेश में है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी इस बिल में काफी कुछ संशोधन की जरूरत है। भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी के उपन्यास द लॉलेंड को बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। झुम्पा के मुकाबले 5 दूसरे लेखकों ने उपन्यास उनके लिखे गए लेकिन बुकर पुरस्कार का ऐलान अगले महीने होना है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक का नाम संतोष कुमार गुप्ता है और वो गाजियाबाद के खोड़ा का रहने वाला है। पूर्वी दिल्ली के गगन विहार इलाके में बने एक अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से कई मरीज अस्पताल में फंस गए। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। खबर पाकर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया। जयपुर से गुड़गांव आ रही एक कार में अचानक आग लग गई। यह हादसा मानेसर के पास हुआ। गनीमत रही कि कार चलाने वाले मौका रहते बाहर निकल आए। मारुति रिट्स कार में लगी आग की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मानेसर हाईवे पर हुए इस हादसे की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। शनिवार को मुंबई के गोरे इलाके में फैशन डिजाइनर अनिल चेरियन की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मुंबई के फोन्सेका गेस्ट हाउस में वीकेंड पार्टी चल रही थी जिसमें अनिल शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में पुलिस ने 12 डकैतों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक ज्वेलरी शॉप पर डकैती की योजना बना रहे थे। इनके पास से हथियार और एक मिर्च पाउडर का पैकेट भी मिला। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में 30 करोड़ की महालूट हुई है। फर्जी कंपनी ने लोगों से इस नाम पर पैसे जमा करवाए कि वो 5,000 की चीजें 2,500 में देंगे, लेकिन जब आम लोगों की जमा रकम 30 करोड़ हो गई तो कंपनी रातों रात फुर हो गई। पानीपत के विकासनगर इलाके में एक पिता पर अपने 7 महीने के बेटे को जहर देकर मार डालने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह की वजह से आरोपी ने बच्चे को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में एक नौजवान ने लड़की की ओर से शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद खुद को चाकुओं से गोद लिया। गंभीर हालत में लड़के को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है।
गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 5 में 28 साल की लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मरने वाली लड़की का नाम प्रेरणा था। प्रेरणा दिल्ली के जिम में ट्रेनर थी। फ्लैट से मिले सुसाइड नोट में उसने अपनी मर्जी से शादी न करने देने पर खुदकुशी करने की बात लिखी है। यूपी के जाने माने बरेली कॉलेज में एक अजीबोगरीब फैसला लिया गया। कॉलेज प्रशासन ने फरमान सुनाया है कि लड़कियां चेहरा ढककर कॉलेज न आए। इतना ही नहीं, कॉलेज ने लड़कियों को शालीन कपड़े पहनने की हिदायत भी दी है।